हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल? ऑप्शंस हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल। तो हम सब जानते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं और सारे के सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो सब प्रोकैरियोट होते हैं। इन फोटोसिंथेसिस वेयर डज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस? तो इसका आंसर होगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इसमें वाटर स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग। ये फंक्शन होता है हमारा प्लेटलेट का। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस ये फंक्शन होता है WBCs का। स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये अलग अलग जगह पे अलग अलग फैट जैसे फैट सेल्स हैं उन सब का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक of monocot plant? Parallel venation in leaves, taproot system, muscular bundle scattered in stem, net venation in leaves। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है पैरेलल वेनेशन ऑफ लीव्स। जैसे कि आप लोग देख लेना, मेज का जो प्लांट होता है, एक और भी एग्जांपल है आप लोग ले सकते हैं। इनमें जो लीफ के अंदर जो वेंस होती हैं, जैसे ये लीफ है, जो लीफ है उसके अंदर ये पैरेलल वेंस पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और नेट जैसा पाया जाता है ये डाइकॉट में पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम होता है आपका डाइकॉट में। मोनोकॉट में मेनली फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, बहुत सारे फाइबर्स निकले रहते हैं। What is the role of mRNA in protein synthesis? Carries amino acid to the ribosome, provide energy for the process, carry genetic information from DNA to ribosome, synthesize protein directly। तो mRNA का काम क्या होता है? mRNA को मैसेंजर RNA भी कहते हैं। ये DNA से mRNA बनता है। mRNA न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड्स रहते हैं, इन कोड्स को पढ़ के tRNA की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो mRNA कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर आके mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं और राइबोसोम के ऊपर tRNA आते जाते हैं जिनके ऊपर एंटीकोडॉन्स होते हैं। उन कोडॉन्स के हिसाब से अमीनो एसिड लगते चले जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये हो गया mRNA का काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस उस गैस को बोलते हैं हम जो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने में इंक्रीज करवाती है एनवायरनमेंट का। इसका एग्जांपल है CO2 और वाटर वेपर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये दो मेन एग्जांपल हैं। ये क्या करते हैं, सन से जो हीट आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं और एवरेज टेम्परेचर होता है हर एवरेज टेम्परेचर जो होता है अर्थ का उसको इंक्रीज कर देते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट? सनफ्लावर, ऑर्किड, कस्कुटा, पी प्लांट। तो हम सब जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा कस्कुटा। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है। What is the function of the enzyme amylase in the digestive system? डाइजेस्टिव सिस्टम में अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसका क्या काम है? उसका काम है, ऑप्शन है हमारे प्रोटीन डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन, स्टार डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। तो उसका आंसर हो जाएगा स्टार डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन इसके लिए होता है प्रोटीएज। लिपिड के लिए होता है लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है न्यूक्लिएज। What is the function of eustachian tube in human ear? Balancing body fluid, hearing, equalizing pressure, controlling equilibrium। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वलाइजिंग प्रेशर।
होता क्या है कि हमारा जो ईयर होता है वो एक्सटर्नल ईयर, ये कैनाल है, बाहरी एक्सटर्नल ईयर है इस तरह से। और उसके बाद ये आता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर से पूरा ऐसा एक ट्यूब आता है जो कि फेरिंग्स के अंदर खुलता है आके, इसको हम बोलते हैं यूस्ट्रेशियन ट्यूब। और ये होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर राउंड विंडो, ओवल विंडो, दो विंडो होती हैं। तो नीचे राउंड विंडो होती है, ऊपर ओवल विंडो होती है। तो ये जो मिडिल एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में जो भी प्रेशर ये जो जनरेट होता है, ये होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब इसमें वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो, तो अंदर जो भी प्रेशर जनरेट होता है मिडिल ईयर में, वो इक्वलाइज किया जाता है यूस्ट्रेशियन ट्यूब के हेल्प से। तो इसका काम होगा इक्वलाइजिंग प्रेशर इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम? ई कोलाई, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस। इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? रूट के नोडुल होते हैं और लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में, उनके नोडुल्स में राइजोबियम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है और प्लांट से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइजोबियम। और एक और एग्जांपल है जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम होता है, वो ब्लू ग्रीन होते हैं जिनका नाम होता है एनावीना नॉस्टॉक। इनमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल ऐसा रहता है, बीच बीच में कुछ सेल स्पेशलाइज होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, उन्हें स्पेशलाइज सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं एनावीना नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डज गैस एक्सचेंज अकर? तो ऑप्शन है ब्रोंकाई, लैरिंक्स, एल्वुलाई, ट्रैकिया। बहुत ही सिंपल आंसर है, एल्वुलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है और एल्वुलर डक्ट जो होती है उसके अंदर, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यानी टर्मिनल पार्ट ऑफ जो ब्रोंक्यूल्स होता है उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वुलाई इसका आंसर होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन? हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाई एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? एक बड़ा सा टुकड़ा है फैट का, इसको छोटे 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 टुकड़ों में बदलने की प्रोसेस को, जिसके चारों तरफ बाइल आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन? ऑप्शन है हमारे रैबिट, हॉक, ग्रास हॉपर या ग्रास। इसका आंसर हो जाएगा हॉक। क्या होता है कि जो ग्रास होती है वो प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर जो भी खाता है, जो वेजिटेरियन होते हैं प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उन वेजिटेरियन को जो खाते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे ग्रास हॉपर और रैबिट ये सब प्लांट पे फीड करते हैं और इनको खाने के लिए इनका खाने का काम करता है हॉक। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट? तो ऑप्शन है हमारे मॉस्किटो, फ्ली, टिक, फ्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। तो इसलिए ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट यूजी। और आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 4 ऑप्शन पढ़ना है और 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद देखना है कि कौन सा आंसर होगा। और जब जो आंसर आपको लग रहा है सही हो जाए, उसके बाद 3 ऑप्शन बचे हैं उनको भी देखना है कि वो क्यों नहीं आंसर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ सके। और नीट यूजी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम है, इसमें आपको एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका ये है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन आप एक एक करके क्रॉस चेक करिए और रूल आउट करते जाइए।
तो इस तरह से आपका एक्यूरेसी बायो में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है आपको कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं या फिर नीट के पुराने पेपर्स हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है जिससे कि अगली बार जब भी एनसीईआरटी रिवाइज करें तो आपको वो दिख जाए क्वेश्चंस। और एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है वो ये है कि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितने ज़्यादा बच्चे इंगेज करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रेजिडेंसी ऑलरेडी बहुत हेक्टिक है। इसमें टाइम निकालना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे कि पेशेंट देखना है, ऑपरेशन भी करना है। उस सब के बाद भी आप सबके लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ। सो काइंडली डू दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। ऑल द बेस्ट।